हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसको पर्यायवाची। जब कोई शब्द किसी से दूसरा शब्द उसका कोई मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग का कोई वर्ड अगर पूछे तो उसे आप सिनोनिम कहते हैं। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाला कोई दूसरा वर्ड, जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। तो इस सिनोनिम वर्ड के भी कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। पूरे इंग्लिश के जहाँ भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली एग्ज़ाम्स में सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी वो वोकैब में पूछता है। तो अब सिनोनिम्स को हम कैसे याद करें, क्या करें, इसका थोड़ा देखिए आप लोग। देखो, वैसे तो मैंने भी आपको सिनोनिम्स की थियरी अवेलेबल करवाई है। अबाउट 800 वर्ड्स हैं, मोर देन 700 वर्ड्स आई हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। मैंने उसमें क्या किया है, एक शब्द दिया है, उस शब्द का हिंदी मीनिंग दिया है और साथ में उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं जो उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, वो 4-5 वर्ड्स, 3-4 वर्ड्स मैंने साथ में लिखे हैं और मैंने वो लिस्ट बनाई है। देखो, वैसे तो सिनोनिम्स का कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। एक्चुअली सिनोनिम्स पे मोटी मोटी डिक्शनरीज अवेलेबल है, तो देयर इज़ नो लिमिट ऑफ सिनोनिम्स। बट जो पिछले 8-10 साल में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैंने उन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा भी आप लोगों को, और उन क्वेश्चन के बेस पर ही मैंने थियरी तैयार की है आप लोगों के लिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको जनरली हर जगह मिल ही जाएंगे। तो आप क्या करें, उस सिनोनिम्स की जो लिस्ट है, देखो वैसे तो कई तरीके हैं इनको याद करने के, बट जो सबसे सरल तरीका है और जो सबसे मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यही है कि आप डेली उसमें से 5-5, 10-10 वर्ड्स लर्न करते रहें। ठीक है ना? आपने 5 वर्ड्स लर्न कर लिए, उनके सिनोनिम्स याद कर लिया, 10 वर्ड्स जैसी आपकी कैपेसिटी है। अब डेली एक रूटीन बना लें कि मुझे 10 सिनोनिम्स याद करने हैं, 10 मुझे वन वर्ड याद करने हैं, 10 मुझे एंटोनिम्स याद करने हैं। तो जब आप डेली 10-10 याद करोगे तो महीने में आपको 300 वर्ड याद हो जाएंगे और 2 मंथ्स में 600, ऐसे करके आपको 3-4 महीने में 1000 सिनोनिम्स याद हो सकते हैं। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सिनोनिम के क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे। और कम से कम चलो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो यकीन मानना कि वो शायद और लोगों को भी नहीं आएगा, क्योंकि सब लगभग सब इतने शब्द याद करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग टीचर्स। हमें भी कोई बहुत सारी डिक्शनरी याद नहीं होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वही याद होते हैं, जो सेलेक्टिव वर्ड्स हैं वही याद होते हैं। तो आप क्या करें, आप उस लिस्ट में जो मैंने आपको अवेलेबल करवाई है उसमें से याद करना शुरू कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंट आपको याद रहे तो आप क्या करें, उन पर बेस जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते रहें। कोई और भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते रहें। और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो आप उन शब्दों को लिंक करें अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ में उनको यूज़ करना शुरू कर दें। उन सिनोनिम्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनना शुरू करें, आप इंग्लिश की मूवीज़ देखें, इंग्लिश में वेब सीरीज़ देखें। यू विल फाइंड मैनी वर्ड्स देयर। और जैसे आप कहीं सुनते हैं, कहीं उसको आप कम थ्रू होते हैं ना, कम अक्रॉस होते हैं, तो आपको वर्ड्स ईजिली याद हो जाते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, तो ये थियोरेटिकल पार्ट है, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो मेमोरी है, आपकी जो याद करने की जो कैपेसिटी है, ये उस पर बेस्ड है। एंड यू कैन इम्प्रूव योर मेमोराइजिंग कैपेसिटी बाय लर्निंग द वर्ड्स कंटिन्यूसली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप 10-10 वर्ड्स याद करें, इनको एसिमिलेट करें, इनको एब्जॉर्व करें। डू दिस थिंग एंड यू विल इम्प्रूव योर वोकैब। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स पे। मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं और आपको पहले वो वर्ड्स याद करने हैं, सिनोनिम्स की जो लिस्ट से आपको गो थ्रू होना है और उसमें से याद करने हैं, फिर आप जाके क्वेश्चंस पे हाथ डालिए। ठीक है ना? पहले सिनोनिम्स की वो थियरी याद करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं आपको सिनोनिम्स करवा रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन और कैसे आपकी वो जो मैंने मैटर दिया आपको याद करने का, वो कैसे आपकी मदद करेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
यूपीपीएससी, जो उत्तर प्रदेश का जो पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ के एग्ज़ाम में ये 2018 में स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था कैंडिड। आपको इनको सिनोनिम बताना है, इनका पर्यायवाची बताना है आपको। अब कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। कैंडिड मतलब होता है जो कैंडिड बिल्कुल स्पष्टवादी होता है, जो साफ साफ बोलता है, कहीं हिचकिचाहट नहीं होती, कुछ छुपाता नहीं है, बिल्कुल स्पष्टवादी। तो अपरेंट का मतलब भी साफ तौर पे होता है, स्पष्ट ही होता है। एक्सप्लिसिट भी स्पष्ट होता है, स्पष्ट इम्प्लिसिट होता है, छिपा हुआ, अंतर्निहित, इसका ऑपोजिट होता है, एंटोनिम होता है। एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट होता है। तो ये दोनों का मतलब स्पष्ट रूप से होता है। फ्रैंक वो लोग होते हैं जो साफ साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो ये स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट बोलने वाला। और कैंडिड भी होता है स्पष्ट बोलने वाला। स्पष्ट को बोलते हैं अपरेंट, एक्सप्लिसिट, और स्पष्ट बोलने वाला कैंडिड या फिर फ्रैंक होता है। ठीक है ना। तो स्पष्टवादी के लिए वर्ड आ गया आपके पास कैंडिड, जिसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रैंक। ब्राइट यानी होता है चमकीला, उज्जवल, बढ़िया, ठीक है ना, अच्छा, उसको आप ब्राइट कहते हैं। तो वो नहीं होगा। कैंडिड मतलब स्पष्टवादी होता है और फ्रैंक का मतलब भी स्पष्टवादी होता है। तो अपना जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस शब्द के दो प्रोनाउंसिएशन है। इसको रिबल्ड भी कहते हैं, रिबल्ड, और इसको राइबोल्ड भी कहते हैं, राइबोल्ड। It has two pronunciation, ribald and ribald. It means नीच, घिनौना, बेकार, नीच, घिनौना, ये मतलब होता है रिबल्ड का या राइबोल्ड का। और डेकोरस इसका ऑपोजिट हो गया। ये आपने एक शब्द सुना होगा डेकोरम, डेकोरम है ना, वो डेकोरम मेंटेन करता है, मर्यादा, मर्यादित। तो डेकोरस का मतलब होगा मर्यादित। पलाइट मतलब हो गया विनम्र, तो ये तो ऑपोजिट हो गया इसका। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव होता है अपराधी, तो इनऑफेंसिव हो गया निरपराध, निरपराध। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव होता है अपराधी, अपराध वाला, और इनऑफेंसिव निरपराध। और लाइसेंसस, लाइसेंसस, लाइसेंसस ये होता है नीच, भ्रष्ट। लाइसेंसस कामुक, जो लोगों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, नीचता पे उतर जाता है, भ्रष्ट होता है, सेक्सुअली इमोरल होता है, ऐसे लोग कहते हैं लाइसेंस। तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम लग रहे हैं। रिबल्ड यानी नीच, घिनौना, और लाइसेंस यानी भी सेक्सुअली इमोरल, नीच, घिनौना, भ्रष्ट। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों तो एक्चुअली इसके ऑपोजिट थे। सिनोनिम की बात करें तो वो शब्द यही है, लाइसेंसस, लाइसेंसस। ठीक है ना। तो द आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैसलिज, ये जो वर्ड देख रहे हैं वैसल, वैसल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सर्वेंट। वैसल यानी सर्वेंट। तो वैसलिज यानी जो नौकर होते हैं उनसे संबंधित। तो नौकरों से संबंधित होता है, जो सर्वेंट होते हैं उनसे रिलेटेड है वैसलिज। कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद, बॉन्डेज, बंधुता, दासता। तो दास क्या होता है? नौकर होते हैं, तो रिलेटेड वर्ड हो गया। फ्रीडम यानी आज़ादी हो गया। पोस्ट कॉलोनियल यानी जो उपनिवेशवाद था, जब ब्रिटिश शासन करते थे पूरी दुनिया पर, उसको कॉलोनियन कहते थे। उन्होंने कॉलोनी बसा ली थी अपनी, उपनिवेश बना लिए थे, तो वो जो चीज़ थी वो कॉलोनियल थी। और जब लोग आज़ाद होने लगे 1950s 1940s के बाद में, तो वो जो टाइम था उसको पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। तो कॉलोनियल जब ब्रिटिश का राज था और ब्रिटिश का राज ख़त्म हो गया, उस टाइम को बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल।
और दास्ता, बंधुता, नौकर की चीज़ें, ये होगी बॉन्डेज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में 2008 में पूछा था। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। ये क्वेश्चन ना डिलीटेड था, इसमें एक से ज़्यादा आंसर थे, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, अच्छा बना दिया आप लोगों के लिए। कौन सा सिनोनिम नहीं है लोनली का? तो आप लोनली का मतलब जानते होंगे, लोनली यानी अकेलापन या अकेला, लोनली अकेलापन, अकेला, लोनली। तो लॉनसम यानी अकेला होता है, सॉलिटरी यानी एकांकी, अकेला रहने वाला, सॉलिटरी, लॉनसम अकेला, अलोन अकेला, अबंडन यानी छोड़ देना, त्यागना, अबंडन यानी छोड़ना, त्यागना। तो ये आंसर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं है सिनोनिम, कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा नहीं है? तो लॉनसम है, सॉलिटरी है, अलोन है, अबंडन नहीं है। कौन सा नहीं है? नॉट। तो कौन सा नहीं है? अबंडन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ का आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2008 में पूछा गया था, 2008 का पेपर था, मतलब एग्ज़ाम 2008 में वैकेंसी आई थी, 2010 में हुआ था ये वाला एग्ज़ाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वापस कौन सा सिनोनिम नहीं है विलन वर्ड का? विलन यानी होता है दुश्मन, दुश्मन का कौन सा सिनोनिम नहीं है? विलन, जो बदमाश, जो गुंडे होते हैं ड्रामा के अंदर, फिल्म में, नॉवल में, उन्हें आप विलन कहते हैं। तो रास्कल यानी गुंडा बदमाश होता है, रॉग दुष्ट बदमाश, स्काउंड्रल भी वही होता है, और वल्गर होता है जो बोलने में गलत होता है, जो ऊट पटांग बातें करता है ना, गलत शब्द बोलता है, अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ करता है, वल्गर लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसे वल्गर कहते हैं, या वल्गर लैंग्वेज भी होती है। तो कौन सा नहीं है? तो विलन यानी बदमाश, तो रास्कल यानी बदमाश, रोग यानी बदमाश, स्काउंडर यानी बदमाश होता है। तो आंसर हो जाएगा वल्गर। ठीक है ना, वल्गर विल बी दी आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वल्गर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। वाइज, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, सब जानते होंगे आप, बुद्धिमान होता है। और पहला वर्ड है सगेसस, सगेसस, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, ये वाइज ही होता है। कुशाग्र बुद्धि का जो व्यक्ति होते हैं उनको सगेसस कहते हैं। इनसेंसिबल, जिसमें सेंस नहीं हो, बेवकूफ़, ये तो ऑपोजिट हो गया। लैंग्विड यानी आलसी होता है, लेजी होता है। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट यानी जिसमें डिस्क्रीट ना हो, विवेक ना हो, अविवेकहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन। लेजी, इनसेंसिबल, जो नासमझ लोग होते हैं। तो बुद्धिमान का सिनोनिम कौन सा है? तो वो हो गया सैगेसस। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ना आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ये कैसे याद होगा? आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी। कहाँ से याद करें? आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट, गो थ्रू दैट लिस्ट एंड यू विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स। आई हैव गिवन देयर ऑलरेडी, सो प्लीज ट्राई टू लर्न। वाइज यानी बुद्धिमान, तो सैगेसस इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। द डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग यानी पतन, खराब होना, अवमूल्यन होना, पतन होना, स्तर गिरना। द डिटीरियोरेटिंग लेवल ऑफ एजुकेशन इन मैनी वर्सिटीज़, वर्सिटीज़ मतलब यूनिवर्सिटीज़, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया वर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, इज़ रियली वाइल। जो यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे पतन हो रहा है, गिर रहा है, स्तर गिर रहा है उसका, इज़ रियली वाइल। और ये जो स्तर गिर रहा है ये बहुत ही बुरी बात है। वाइल बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत बुरी बात है। वाइल यानी बुरा, घिनौना, नीच,
वाइल यानी घिनौना, नीच, बेकार, बहुत बुरी बात है। जो पढ़ाई लिखाई का स्तर गिर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत ही गलत बात है। यूनिवर्सिटी जो स्तर गिर रहा है, तो obnoxious का मतलब ही बेकार, नीच, बुरा। तो ये आंसर है। वायल यानी होता है शीशी। वायल शीशी होता है जिसमें दवा वगैरह, परफ्यूम वगैरह रखा जाता है, उसको शीशी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको वायल कहते हैं। विडे, इसका उच्चारण है विडे, VIDE। विडे यानी टू सी, देखना, तो वो भी नहीं होगा। और विगा होता है एक जो रूम में पुराने ज़माने में वो लकड़ी की गाटर लगाई जाती थी, लकड़ी के वुडन के बीम लगाए जाते थे। उन लकड़ी के वुडन बीम को, अभी भी US में वर्ड चलता है, अमेरिका के अंदर, उसको आप विगा कहते हैं। ये बीम होता है, वुडन बीम, लकड़ी का बीम होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? वायल यानी नीच, घिनौना, अंडरलाइन वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो ऑब्नक्सस भी क्या हो जाएगा? नीच या बुरा। तो आंसर अपना हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे आपको एक एक बात समझनी है। 8 देखिए आप, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग समझाना है अपने को। द स्टोरीज सर्व एज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज नॉट टू फॉरगेट द ऑरर्स ऑफ 1947। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय वो अपना भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, डिवीज़न हुआ था। उस दौरान बहुत ही भयानक दृश्य था, हॉरर, आतंक मचा देने वाला, डरावना दृश्य था। द स्टोरीज सर्व एज अ ग्रिम रिमाइंडर। और जो समय की कहानियाँ हैं, आप कोई सी समय की मूवीज़, कोई नॉवल पढ़ेंगे तो कहानियाँ आपको ग्रिम रिमाइंडर, बहुत ग्रिम मैंने दुखी, बहुत दुखी आपको दृश्य याद आएंगे, रिमाइंड होंगे, वापस पुरानी याद आना, रिमाइंडर ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज़ नॉट टू फॉरगेट द ऑरर्स ऑफ 1947। कि आपको वो, मतलब उस समय कितना अर्जेंट है, नॉट टू फॉरगेट द ऑरर्स ऑफ 1947। उस समय के जो डरावना दृश्य था, उसको वो बहुत ही दुखी कर देने वाले थे। ग्रिम यानी दुखी कर देने वाले थे। अच्छा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ग्राइम यानी होता है डर्ट, गंदगी। ग्लूमी यानी होता है दुख, सैडनेस, ग्रिम, तो ये वर्ड काम आ जाएगा यहाँ। ग्रीन यानी होता है दांत दिखाना, मुस्कुराना, ऐसे मुस्कुराना कि आपके दांत दिखने लग जाएं, बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराना। और ग्रिग मतलब होता है, ये छोटे कीट पतंगे होते हैं, ग्रास ऊपर, जुगनू, ये जो चीज़ जान, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंग कह सकते हो आप, छोटे छोटे कीट पतंग, तितलियाँ वगैरह, कीट, क्रिकेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिकेट हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, जुगनू हो गया, इनको आप ग्रिग कहते हैं। तो ग्रिम का मतलब क्या होगा? ग्रिग होगा, ग्रीन मुस्कुराना होगा, ग्लूमी दुख होगा, तो दुख हो जाएगा, ग्लूमी दुख। ग्रिम यानी भी दुख होता है और ग्लूमी यानी भी दुख हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लूमी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ही वॉज नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का होता है भौचक्का हो जाना, सन्न रह जाना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, भौचक्का हो जाना। ही वॉज नॉन प्लस, तो ही वॉज ट्रबल, वो परेशान था। ही वॉज एंजाइटी, चिंता में था। ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था, भौचक्का हो गया, कन्फ्यूज हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, तो ये आंसर हो जाएगा। नॉन प्लस का मतलब होता है भौचक्का, कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, क्या करें क्या ना करें, तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेजेंट यानी सुहावना, अच्छा। तो 9th का आंसर होगा सी, कंफ्यूज्ड। ठीक है, फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। जुवनाइल, इसको बोलते हैं जुवनाइल। जुवनाइल मतलब किशोर अवस्था जो होती है, 13, 14, 18, टीन एज। जुवनाइल यानी टीन एज, किशोर अवस्था, किशोरावस्था। जुवनाइल, इसका प्रोनाउंसिएशन है जुवनाइल।
तो किशोर मतलब छोटी उम्र के, तो यंग, जवान, कनिंग, चालाक, अनएजुकेटेड, कम पढ़ा लिखा, क्रिमिनल, अपराधी। तो जुवेनाइल का क्या मतलब होगा? यंग। यंग का मतलब जवान भी होता है, यंग मतलब छोटा भी होता है। तो यहाँ पे यंग मतलब छोटा है, उम्र में छोटा। तो किशोर अवस्था, ये भी छोटा होता है, टीन एज। तो जुवेनाइल का अपना आंसर हो जाएगा ए, यंग। ठीक है ना? ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसे क्या कहते हैं? इंडिजिनस। इंडिजिनस, इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस, तो इंडिजिनस ऐसे मान लो आप, ये वर्ड आ रहा है ना इसके अंदर, इंडिया, यानी कि हमारे देश का, देश का मतलब देशी, देशी। ठीक है ना? इंडिजिनस, तो याद रखो INDI से, इंडी से बना, इंडिया बना लो, याद कर लो ऐसे, इंडिजिनस, इंडिया। और इंडिया मतलब हमारा देश है, तो जो इंडिया का हो, जो देशी है, उसके लिए आप करते हैं इंडिजिनस। जो मतलब लोकल है, जो देशी है, जो वहाँ का मूल चीज़ है, इंडिया का है। तो फॉरेन तो बाहर का हो गया, नेटिव देशी हो गया, नेटिव देशी, मूल। डायस्पोरिक होता है जब आप किसी दूसरे देश में चले जाते हो, तो वहाँ जब रहते हो कई सालों तक, तो फिर आपको अपने देश की याद आने लगती है, तो उसे कहते हैं डायस्पोरिक। वो जो फीलिंग होती है उसको डायस्पोरिक कहते हैं। सलमान रश्दी ने इसका बहुत यूज़ किया इस वर्ड का। वो इंग्लैंड में रहते थे मूल रूप से भारत के हिमाचल साइड के, तो वहाँ पर डायस्पोरिक लिखते थे, नॉवल वगैरह उनके डायस्पोरिक माने जाते हैं। रूरल यानी देशी, देशी मतलब ये रूरल मतलब ग्रामीण होता है, तो ये ग्रामीण होता है। तो प्रॉपर जो वर्ड है इसका वो होगा इंडिजिनस, मतलब जो आपके वहाँ का मूल चीज़ है, जो मूल रूप से जो आप कहते हैं ना उसको, देसी है, मूल है। तो नेटिव जो है वो आपका आंसर होगा इसमें। नेटिव विल बी द आंसर। नेटिव यानी मूल वहीं का। ठीक है ना? इंडिजिनस देशी, मतलब जैसे आप जिस शहर के हैं, तो वहाँ जो बर्तन बनते हैं, वहाँ जो चीज़ें बनती हैं, वहाँ जो फसल होती है, वहाँ जो कपड़े बनते हैं, उनको आप इंडिजिनस कहते हैं। वो नेटिव है वहाँ का, वो मूल है वहाँ का। तो ये मतलब होगा इसका। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति हो जाना, मुक्त हो जाना, या कोई चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना। 2 मीनिंग होते हैं इसके। रिडेम्पशन यानी मुक्ति या चीज़ों को पुनः प्राप्त करना, रिडेम्पशन। तो रिक्लेमेशन का मतलब होता है रिक्लेम करना, किसी चीज़ के ऊपर वापस प्राप्त करने का, क्लेम करना। तो ये भी पुनः प्राप्ति होती है। कंडेमनेशन यानी कि निंदा करना होता है, तो वो तो नहीं बैठेगा। पॉनिंग, पॉनिंग यानी किसी चीज़ को कर्ज पे डालना, पॉन करना। परचेज खरीदना। तो रिडेम्पशन यानी किसी चीज़ को वापस प्राप्त करने की कोशिश करना, है ना, मुक्त करवाना, चीज़ों को आज़ाद करवाना, पुनः प्राप्त करना। कोई आपने ऋण दे, कोई चीज़ आपने गिरवी रख रखी थी, उसको वापस लेकर आना, तो रिक्लेमेशन कहलाता है। रिडेम्पशन यानी रिक्लेमेशन, पुनः प्राप्त करना। तो ये आंसर अच्छा रहेगा। खरीदना, गिरवी रखना, निंदा करना, ये तीनों नहीं होंगे। रिक्लेमेशन पुनः प्राप्ति, और रिडेम्पशन यानी पुनः प्राप्त करना। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका ए। 12th का आंसर हो जाएगा ए। अब देखो 13, टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है, देखो टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी अलग वर्ड होता है, वो तो अस्थायी होता है, बट ये कुछ वैसा ही वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब ये मान लो लौकिक, जो इस दुनिया का है। एक होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, भगवान से जुड़ा हुआ। एक होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब जो इस दुनिया में है, वो सब मॉर्टल होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं, मरेंगे, सबकी मौत निश्चित है, जो आया वो जाएगा। तो सब टेम्पोरल हैं, अस्थायी हैं, लौकिक हैं, इहलौकिक हैं, टेम्पोरल हैं, सांसारिक हैं। ठीक है ना? लौकिक हैं। तो स्पिरिचुअल तो आध्यात्मिक होता है, वर्ल्डली इसी दुनिया का, इहलौकिक रिलीजियस यानी धार्मिक, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। तो वर्ल्डली इस दुनिया का, लौकिक, लौकिक, इहलौकिक या लौकिक।
तो टेम्परल का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्डली, वर्ल्ड यानी इसी दुनिया का जो है, ये लौकिक सांसारिक। तो आंसर विल बी बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 देखो, इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब ये आपने सुना होगा इनहेरेंट, इनहेरेंस, हेरिडिटी वर्ड सुना होगा आपने बायोलॉजी के अंदर। हेरिडिटी यानी वंशानुगत, वंशानुक्रम, तो उसी से वर्ड बनाए। इनहेरेंट मतलब जो आपके अंदर जन्म से है, जो आपको अपने माता पिता से मिला है, जो आपको माता पिता के शरीर से मिला है, उनके दिमाग से मिला है, वो आपका इनहेरिडिटी होती है। तो ये उसी फैमिली का वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट यानी जो आपको जन्मजात चीज़ें मिली हैं, वंशानुगत जो चीज़ें मिली हैं। इनबॉर्न जो आपको मिली है, तो सुपरफिशियल सतही तौर पर, इनबॉर्न जन्मजात मतलब जो आपको मिली है जन्म से। एलियन यानी विदेशी, कैजुअल यानी कभी कभार होने वाला, तो नहीं, इसमें हो जाएगा इनबॉर्न जन्मजात। इनहेरेंट यानी जन्मजात। ये टीचर ग्रेड सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम सारे अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन जो हैं उनको देख रहे हैं। यूपीपीएससी देख लिया, कॉलेज लेक्चर देख लिया, फिर ग्रेड सेकंड में जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विजिलेंट। विजिलेंट होता है तो विजिलेंस करते हैं, जो देख रेख करते हैं, जो घूम फिर के देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में देखते हैं हमारे को, ठीक है ना। विजिलेंट जो होता है वो होता है सतर्क, चौकन्ना, जो आपको देखता है, जो हर चीज़ को देख कर चलता है, विजिलेंट। तो चौकन्ना, सतर्क, ये मतलब होता है इसका। इसी से बनता है विजिलेंस। विजिलेंस टीम, विजिलेंस टीम आती है जो आपके कैसा काम कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो, उनको आके चेक करती हो। तो सतर्क, चौकन्ना। तो फ्रजाइल, वीगर, फ्रजाइल यानी कमज़ोर, टूटने वाला, वीगर यानी जोश होता है। सरकम स्पेक्ट यानी जो चारों तरफ, स्पेक्ट यानी देखना, स्पेक्टिकल्स, जो चारों तरफ देखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो ध्यान से देखने वाला, चारों तरफ देखने वाला। सरकम यानी होता है सर्कल से बना चारों तरफ। स्पेक्ट यानी स्पेक्चुअल, स्पेक्टिकुलेशंस, स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, देखना। सरकम यानी चारों तरफ, तो जो चारों तरफ देखता है, ध्यान देता है इधर उधर, तो सतर्क है, वो चौकन्ना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ब्राइट यानी चमकीला, रोशनी वाला। तो विजिल यानी सतर्क, चौकन्ना होता है, ध्यान से देखना होता है, और सरकम स्पेक्ट भी वही होता है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 का आंसर होगा सी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स। इनमें से कौन सा सिनोनिम का गलत पेयर है। मतलब 4 जोड़े हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो ग्रेड सेकंड 2016 में पूछा, बढ़िया तरीका है पूछने का। एक के साथ 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, सो 4 अलग अलग आपसे सिनोनिम पूछ सकता है। तो इनकरेक्ट पेयर मतलब 3 पेयर तो इसमें सही हैं, करेक्ट है, 3 के तो सही सिनोनिम दे रखे हैं, एक का सिनोनिम गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे अबंडन यानी छोड़ना, और फोरसेक यानी छोड़ना, त्यागना, तो ये तो सही है। ट्रैंक्विल यानी होता है शांति, और प्लेसिड यानी भी होता है शांति, तो ये सही दिया हुआ है। ट्रैंक्विल यानी शांति और प्लेसिड यानी भी शांति। आप देखना ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, जो मैंने लिस्ट आपको अवेलेबल करवाई है वह बहुत अच्छे ढंग से दे रखे हैं मैंने। ऑथेंटिक यानी होता है जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, और यहाँ दिया हुआ है एग्रीएबल। तो ऑथेंटिक का मतलब तो होता है ओरिजिनल, जेन्युइन, जो बिल्कुल सत्य होता है, जो बिल्कुल सही होता है, जो बिल्कुल मूल रूप से जो चीज़ होती है वो ऑथेंटिक होती है। एग्रीएबल मतलब होता है जो अच्छा लगता है, एग्रीएबल मतलब जो प्लेजेंट है, जो सुहावना है। तो इसका मतलब हो गया सुहावना, और ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, ओरिजिनल, वास्तविक। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये इनकरेक्ट पेयर है, ये जोड़ा सही नहीं है। अगला और देख लेते हैं। इमर्ज यानी डूबना, पानी में डूबना। इमर्जन रोड सुना होगा आप लोगों ने। इमर्ज यानी डूबना होता है, और प्लंज यानी भी डुबकी लगाना होता है, डूबना होता है। तो ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं, डूबना।
डूबना। तो अपना आंसर जो गलत था इसमें, जो इनकरेक्ट पेयर है वो हो जाएगा सी, ठीक है ना, ये सी आंसर होगा 16 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, अजीब, और गॉर्जस का मतलब सुंदर होता है, मैग्निफिसेंट शानदार होता है, नेचुरल प्राकृतिक होता है, और बिजार, बिजार का मतलब भी विचित्र होता है। बिजार, बिजार का मतलब विचित्र होता है, और ग्रोटेस्क का मतलब भी विचित्र होता है। तो आपका सिनोनिम जो है इसका ग्रोटेस्क का वो हो जाएगा बिजार। तो ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जब 2-3 बार आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएंगे, और इतने सारे वर्ड्स एक साथ आपको याद हो जाएंगे, तो बार बार सुन लोगे तो वैसे भी आपको अच्छा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वन हु इज़ रिच, वो व्यक्ति जो अमीर होता है ना, possesses मैनी सुपरफ्लूअस थिंग्स, उसके पास ना बहुत सारी सुपरफ्लूअस थिंग होती हैं। सुपरफ्लूअस मतलब ऐसे ही ना बेकार की अनावश्यक चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको, वो अतिरिक्त बह रहा है, सुपरफ्लूअस एक्स्ट्रा है। तो सुपरफ्लूअस, एक्स्ट्रा, जिसकी ज़रूरत ना हो, नीडलेस, जिसकी ज़रूरत नहीं हो, एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लूअस है, तो नीडलेस दे रखा है इसमें, आंसर हो जाएगा। सुप्रियर, बहुत उच्च क्वालिटी का, तो सुपरफ्लूअस से सुप्रियर मत समझ लेना। सुपरफ्लूअस होता है अतिरिक्त, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, नीडलेस, और सुप्रियम होता है उच्च क्वालिटी का। असेंशियल होता है आवश्यक, तो सुपरफिशियल आवश्यक नहीं होता है, तो अपोजिट हो गया। एक्सपेंसिव, महंगा, सुपरफिशियल का महंगा नहीं, इस वाक्य से लग रहा है भाई अमीर हैं तो काफ़ी सारी महंगी चीज़ें होती होंगी। कई बार हम लोग ऐसे ना वाक्य के हिसाब से अर्थ लगाते हैं, तो वाक्य के हिसाब से ये एक्सपेंसिव भी ठीक बैठ रहा है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है सुपरफ्लूअस में होता है अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो नीडलेस, इसकी ज़रूरत ना हो। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत अतिरिक्त खर्चा करता है, फिजूल खर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले को आप बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। इसके बहुत सारे आपको सिनोनिम मैंने दे रखे हैं, आप लिस्ट में देखना। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। माइजरली तो इसका ऑपोजिट हो गया, माइजरली मतलब कंजूस, थ्रिफ्टी यानी कंजूस, निगर्डली यानी भी कंजूस होता है जो बहुत कम खर्च करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, निगर्डली, निगार्डली। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो अतिरिक्त खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो ये सिनोनिम है, आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों तो इसके ऑपोजिट हैं, पूछ रहा है सिनोनिम। ये तीनों तो होते हैं कम खर्च करने वाले, माइजरली, थ्रिफ्टी, निगार्डली, और अतिरिक्त खर्च करने वाला, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाले को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। तो एक वर्ड हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, एक वर्ड हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट। तो दो शब्द तो आपके पास आ गए अतिरिक्त खर्च करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी होते हैं, ये वन वर्ड में भी काम आ जाएंगे, ये आपके एंटोनिम में भी काम आ जाएंगे। फिर देखो आप एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ये कई बार मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा रखा है। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ हों। एम्बी, एम्बी यानी टू होता है, इसलिए आपने सुना होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, जिसके दोनों हाथ काम करते हैं, इस हाथ से भी लिख लेता है, इस हाथ से भी लिख लेता है, एम्बी डेक्स्ट्रस होता है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब जो इंट्रोवर्ट भी होता है, जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। तो एम्बी मीन्स होता है टू, तो एम्बिगुअस मतलब डबल मीनिंग, द्विअर्थी, द्विअर्थी, अस्पष्ट, ये हो जाएगा। तो क्लियर तो हो गया, स्पष्ट ये तो अपोजिट हो गया। डाउटफुल होता है, संदेह है, ये होगा कि ये होगा, तो ये हो सकता है। लार्ज यानी बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड एंड जटिल, तो एम्बिगस होता है डबल मीनिंग, इसका ये अर्थ होगा कि ये अर्थ होगा। आप डाउट में हैं, अस्पष्ट है, तो डाउटफुल है, आंसर हो जाएगा बी। 20th का आंसर होगा बी, डाउटफुल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लायंस। कंप्लायंस यानी होता है अनुपालन करना। कंप्लाई विथ आपने याद किया हो कभी, फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रोपोजिशन में आता है कंप्लाई विथ, कंप्लाई के साथ विथ लगता है जरूर।
कंप्लाई विथ यानी अनुपालन करना, पालन करना, और कंप्लायंस यानी होता है अनुपालन। कोई आदेश है, उस आदेश के हिसाब से कार्य करना कंप्लायंस कहलाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलता, स्पाइट यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ में पढ़ा होगा। ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस आज्ञा के अनुसार, आज्ञा का पालन करना। और वीकनेस यानी कमजोरी। तो कंप्लायंस यानी अनुपालन, पालन करना और आज्ञा के अनुसार काम करना, आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लायंस का आंसर हो जाएगा सी, ओबीडियंस। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है अंतर, असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब होता है अंतर, असमानता। डिस्पैरिटी बहुत काम आता है, डिस्पैरिटी काफ़ी जब आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो जब इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे तो आपको फिर ये वर्ड समझ में आने लग जाएगा। डिस्पैरिटी होता है अंतर, असमानता। और इसी से देखो जुड़ता हुआ वर्ड है पैरिटी और पार्शियलिटी। तो ये एक ही फैमिली के वर्ड हो सकते हैं, बट अंतर देखना आप क्या है। डिस्पैरिटी होता है अंतर, असमानता, और पार्शियलिटी होता है कि आप ना लोगों में अंतर करते हो और आप ना मतभेद करते हो, आप उसमें पार्शियलिटी करते हो, मतलब भेदभाव करते हो। तो पार्शियलिटी मतलब अंतर करके किसी को छोटा या बड़ा मानना, भेदभाव करना। किसी को आप अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, किसी को आप ऊंचा मानते हैं, किसी को आप नीचा मानते हैं, किसी को आप अच्छा मानते हैं, किसी को आप बुरा मानते हैं। सेम से दिखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जाति के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से, उनके लिंग के हिसाब से आप भेदभाव करते हो। तो दिस इज नॉन एज पार्शियलिटी। और डिस्पैरिटी होता है सिंपल अंतर करना, कि भाई दो चीज़ें इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं। तो ये वो सेंस होता है, पार्शियलिटी नहीं होगा। पार्शियलिटी अंतर के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करना, और अंतर करना दैट इज डिस्पैरिटी। और उसके लिए आप इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, असमानता। भाई असमानता बताओ, इनमें अलग अलग अंतर बताओ, अंतर असमानता। तो असमानता के लिए जाएगा इनइक्वालिटी। यहां दे रखा है इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी होता है अन्याय। यहां दे रखा है स्टिंजीनेस, स्टिंज, स्टिंज होता है, वैसे तो स्टिंज यानी कंजूस भी होता है, स्टिंजी, और स्टिंजीनेस यानी कंजूसपन, कंजूसपन। तो ये नहीं होगा, इनजस्टिस होता है अन्याय, अन्याय होता है। तो डिस्पैरिटीज का होता है अंतर या असमानता। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इनइक्वालिटी, अंतर असमानता, बराबर ना होना, इनइक्वालिटी असमानता। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, 22 का आंसर होगा डी, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, इन्फिनिट। इन्फिनिट क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। इन्फिनिट फाइनाइट का ऑपोजिट होता है, फाइनाइट यानी सीमित होता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिट, इन्फिनिट यानी अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो मेजरेबल माप किया जा सकते हैं, एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो। बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। इन्फीरियर निम्न गुणवत्ता का, डिफाइंड यानी परिभाषित करना। तो इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। मैथ्स में आपने वो साइन देखा होगा, ये वाला सिंबल होता है अनंत का, और इसको आप एंडलेस भी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, एंडलेस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ओरल। ओरल यानी होता है मौखिक। तो वर्डी, शाब्दिक, फाइनल, अंतिम, वर्बल, मौखिक, और रिटर्न, लिखित। तो ओरल का सिनोनिम होता है वर्बल। ओरल बोल दो या वर्बल बोल दो, एक ही बात है। तो ओरल का आंसर हो जाएगा वर्बल, सी आंसर कर देंगे। 25, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैगरेट बढ़ा चढ़ाकर, ओवर स्टेटमेंट करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जो अगर वो तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बाउंडर बना देना, तो वो कहलाता है एग्जैगरेट। तो एग्जॉल्ट या एक्सक्लेम दावा करना, ओवर स्टेट, ओवर यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अंडर स्टेट कोई चीज़ को कम करके बोलना। तो ये तो ऑपोजिट हो गया। एग्जैगरेट के लिए सी आंसर हो जाएगा, ओवर स्टेट।
एग्जैगरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना, और ओवर स्टेट यानी भी होता है बढ़ा चढ़ा करके बताना, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, जेन्युइन। जेन्युइन के लिए क्या करेंगे? जेन्युइन यानी होता है ऑथेंटिक, जेन्युइन यानी ओरिजिनल, जो जैसा है वैसा होना, जेन्युइन बिल्कुल सही, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऑथेंटिक, ओरिजिनल, सच्चा, कोई मिलावट नहीं, जेन्युइन। तो ऑथेंटिक सही है। फॉल्स ऑपोजिट हो गया, डिस्टोर्टेड बिगड़ा हुआ, डिसेप्टिव धोखे वाली चीज़, भ्रामक, तो नहीं, ये तीनों तो ऑपोजिट हो गए। इसका जो सिनोनिम है वो ऑथेंटिक हो जाएगा, ऑथेंटिक। जेन्युइन का ऑपोजिट हो जाएगा ऑथेंटिक। ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड कोर्ट ऑर्डर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था। एक पेपर हुए थे इस तरह के कोर्ट ऑर्डर से अलग से, तो वो क्वेश्चन था ये, और इसके अंदर आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फेम। फेम यानी होता है प्रसिद्ध होना, फेमस, फेम होना, और रेपुटेशन यानी भी फेमस होता है, फेम होता है, तो ये आंसर सही लग रहा है। ग्लोरी यानी गरिमा होती है, रेस्पेक्ट यानी सम्मान होता है, और फ्रेल, फ्रेल यानी कमज़ोर, फ्रायल, कमज़ोर टाइप कुछ होता है। तो फेम यानी प्रसिद्धि और रेपुटेशन यानी प्रसिद्धि, तो फेमस के या फेम के लिए रेपुटेशन वर्ड सही रहेगा। ए करें इसके अंदर। ग्लोरी यानी गरिमा होती है, रेस्पेक्ट सम्मान देना होता है, तो रेपुटेशन मतलब उसका रेपुटेशन है, उसका नाम है, वो लोकप्रिय है। तो फेम के लिए जो प्रॉपर सही जो नज़दीक वर्ड होगा नियर मीनिंग में, वो होगा रेपुटेशन। तो 27 का ए करेंगे। डिमाइज, डिमाइज ये ज़ का साउंड देगा। डिमाइज यानी होता है दुख। क्या मतलब होता है इसका? दुख नहीं, डिमाइज वो तो डिज्मल होता है, डिज्मल। ये डिमाइज है, डिमाइज का होता है मौत, मौत, डेथ। एक्सपायरी ये तो डेट होती है कि कब से कब तक कोई चीज़ काम करेगी। क्रिपल अपंग होता है, जैसे कोई अंग में प्रॉब्लम हो, कोई हैंडीकैप्ड हो। रेस्ट आराम करना हो गया। डेथ यानी मौत होगी, परमानेंट आराम, डेथ। तो डिमाइज यानी मौत, डेथ, डेथ हो जाएगा आंसर इसका। 29 देखिए, सेक्लूडेड, तो या सिक्लूडेड, सिक्लूडेड यानी होता है एकांत, एकांत, एकांत मीन्स जो बिल्कुल भीड़ भाड़ से, गांव से, शहर से दूर हो, अलग, सुनसान, एकांत, सुनसान, उसे कहते हैं आप सिक्लूडेड। रिटायर यानी आराम करना, हिडन छिपा हुआ। सिक वेस्टर्ड, सिक वेस्टर्ड, इसको बोलते हैं सिक वेस्टर्ड। ये भी वही होता है, एकांत, सुनसान। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सिक्लूडेड या सिक वेस्टर्ड दोनों का एक ही मीनिंग है। इसका मतलब ही होता है भीड़ भाड़ से दूर होना, एकांत, अलग रहना, अलूफ हो जाना, दूर चले जाना। बैरिड यानी दफनाना, गाड़ देना। हिडन छुपा हुआ। रिटायर आराम करना ज़िंदगी के बाद, या वो नौकरी करने के बाद जो आराम ले लेते हैं, काम से छुट्टी ले लेते हैं, वो होता है। तो सिक वेस्टर्ड, सिक वेस्टर्ड इसका आंसर होगा। सेक्लूडेड का सी आंसर कर देंगे। फिर देखिए आप 30th, अनफेयर। अनफेयर, फेयर मतलब उचित, अनफेयर मतलब अनुचित, अनुचित। तो अनफेयर मतलब अनुचित होता है। तो इसका क्या होगा? डिसऑनेस्ट, बेईमान। अनजस्ट, अन्याय। जस्ट यानी उचित या न्याय होता है, अनजस्ट अनुचित होता है, तो ये हो सकता है। अनलकी, दुर्भाग्यशाली। पर्टिकुलर, विशेष। तो अनफेयर का अनजस्ट हो जाएगा आंसर। अनफेयर का आंसर हमें अनजस्ट करना चाहिए। अनफेयर यानी अनुचित, जो, और अनजस्ट यानी अन्याय। तो अन्याय अनुचित होता है, अन्याय ये इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट अनफेयर, इट्स अनफेयर, इट्स अनजस्ट। तो ये सेम सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। तो 30th का बी कर देंगे आंसर हम लोग। फिर आगे देखिए आप
31 बिनाइन, इसका उच्चारण है बिनाइन। बिनाइन ये होता है, मतलब जैसे आपने कई बार इनविटेशन कार्ड में देखे हों बिनाइन वर्ड, तो बिनाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिनाइन मीन्स कि कोई, जैसे आप कार्ड में बोलते हैं कि सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन यानी अच्छी, काइंड, बढ़िया, दयालुतापूर्ण, जो हर चीज़ को बड़े ध्यान से, इमोशन से देखते हैं, उसको आप कहते हैं बिनाइन। काइंडली, काइंडनेस से जुड़ा हुआ, दया भाव से जुड़ा हुआ वर्ड है बिनाइन। तो होपफुल, आशावान, रेडियंट, चमकीला, चमकदार, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट दुर्भावना, बुरी, मैल, मैल से बना, ये तो नेगेटिव वर्ड होता है मैलिग्नेंट, ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया बिनाइन का। और काइंडली, तो काइंडली वर्ड सही है, बोलते ना काइंडली प्रेजेंस, तो बिनाइन प्रेजेंस, सॉलिसिटी और काइंडली प्रेजेंस, सिर्फ सॉलिसिटी और बिनाइन प्रेजेंस। तो ये काइंडली मतलब उचित, अच्छा, सौम्य, बढ़िया, उस सेंस में अर्थ आ रहा है, ठीक है ना। दयापूर्ण, सौम्य, बढ़िया, अच्छा, बिनाइन, तो वो जिसको दिखावा ना हो, बिल्कुल सॉफ्टनेस, अच्छा व्यवहार, उसको आप बोलते हैं बिनाइन, और इसके लिए आप काइंडली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है मतलब कंफ्यूज होना, भ्रम, ड्यूबियस, भ्रमित होना, भ्रम, कंफ्यूज। तो ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब धोखेबाज होता है, तो ड्यूबियस का मतलब वो तो नहीं होगा। डाउटफुल हो सकता है, ड्यूबियस है ये चीज़, मतलब भ्रमित है, भ्रामक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो डाउटफुल कह सकते हो। डिमोनिक, डिमोनिक मतलब राक्षस से जुड़ा हुआ, डिमोनिक, डीमन, डीमन होता है राक्षस, तो डिमोनिक यानी राक्षस से जुड़ी हुई चीज़, तो ड्यूबियस का मतलब वो नहीं होगा। और निफेरियस, निफेरियस का मतलब क्या होता है? ये भी मतलब बुरा, अपना इसका बुरा वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस देता है ये भी आपका, ठीक है ना। निवेरियस, इसका मतलब होता है विक्ड, बिल्कुल दुष्ट, बेकार, नापाक, डेमन से जुड़ा हुआ शब्द हो गया, दुष्ट, नापाक, विक्ड, नीच, दुष्ट, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है, विक्ड, नापाक, नेफेरियस। तो ड्यूबियस का होता है कंफ्यूजन होना, भ्रम में होना, तो डाउटफुल से वो काम आपका सेट हो जाएगा। तो ये आंसर कर दें इसके अंदर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अमीनस या ओमिनस, ये होता है अशुभ, अमंगलकारी, अशुभ, ओमिनस। तो ल्यूरिंग, आकर्षित करने वाला, मैजिकल, जादुई, थ्रेटनिंग, डराने वाला, धमकाने वाला, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड सही रहेगा? जो अशुभ है वो थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग मतलब डरा रहा है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो थ्रेटनिंग है, मतलब डराने वाला है। तो अशुभ भी डराने वाला ही होता है, अशुभ संकेत डराने वाले होते हैं। तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो थ्रेटनिंग हो जाएगा, सी आंसर होगा। 33 का आंसर 3 कर देंगे हम लोग। 34 देखिए, रॉथ, इसको रॉथ कहते हैं, रॉथ, रॉथ यानी गुस्सा, रॉथ यानी गुस्सा होता है, आप गुस्सा है किसी से, आप चिढ़े हुए हैं, आप भड़के हुए हैं, तो रॉथ यानी क्रोध, गुस्सा, ठीक है ना, ये होता है। हंगर यानी भूख, एंगर यानी गुस्सा, तो सही है। मॉर्न यानी दुख, और डिफाइंस यानी अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन न करना, डिफाइंस। तो हमारा आंसर जो होगा वो एंगर हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे। रॉथ यानी गुस्सा, क्रोध होता है, रोथ, रॉथ यानी क्रोध, और एंगर यानी गुस्सा या क्रोध। तो हमारा 34 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 35, एम्पल, एम्पल यानी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, एम्पल यानी बहुत ज़्यादा, प्रचुरता से, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एम्पल, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। तो लिमिटेड, कम मात्रा में, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च करने वाला,
अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, स्कैंटी यानी कमी, स्कैंटी यानी कमी होता है, लिमिटेड यानी सीमित होता है, तो ये तो ऑपोजिट वर्ड हो गए। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च करने वाला होता है, ये थोड़ा नज़दीक है लेकिन प्रॉपर वर्ड आ गया अबंडेंट। अबंडेंट मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है, अबंडेंट, एम्पल, कॉपियस, ये कुछ वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स हैं, तो अबंडेंट आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर सी कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, लेविश। लेविश यानी शानदार, बहुत ज़्यादा, लेविश बहुत ज़्यादा। इसके दो मतलब होते हैं, बहुत ज़्यादा भी होता है एम्पल की तरह प्रचुर मात्रा में, और लेविश शानदार, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, वो भी होता है। तो फ्रूगल, फ्रूगल यानी कम, कमी, फ्रूगल। स्कार्स यानी कमी, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, स्कैंटी कमी। तो ये तीन तो ऑपोजिट हो गए, फ्रूगल, स्कार्स और स्कैंटी, ये तो कम के लिए यूज़ होते हैं, और ज़्यादा के लिए होगा अबंडेंट। तो अपने पास तीन वर्ड आ गए, लेविश आ गया, अबंडेंट आ गया, और एम्पल वर्ड आ गया। बहुत ज़्यादा के लिए एम्पल भी होता है, लेविश भी हो गया, और अबंडेंट भी हो गया। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ ले आप कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 37, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, बहुत फेमस, बहुत जिसका नाम हो अपने फील्ड में, अपने फील्ड में उसका बहुत बड़ा नाम हो। टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स एक्चुअली दे आर एमिनेंट, एमिनेंट प्रोफेसर, एमिनेंट डॉक्टर, जिसका अपने फील्ड में बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है ना, उनको लिए बोलते हैं एमिनेंट, जिन्होंने अपने फील्ड में नाम कमा रखा हो। तो जो फेमस हो, इनफ हो, सोरो हो, केयरफुल, फेमस, प्रसिद्ध हो। एमिनेंट यानी फेमस, ये मैंने आपको कन्फ्यूजेबल वर्ड में भी कराया है। एमिनेंट फेमस होता है, इमिनेंट यानी तुरंत होने वाला होता है। तो एमिनेंट, इमिनेंट, ये हमने कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, 38, श्योर। इसको श्योर भी कहते हैं, इसको श्योर भी कहते हैं। श्योर यानी पक्का, निश्चित, लाइकली यानी संभावित, सर्टेन यानी निश्चित। तो ये सही बैठ रहा है। डाउटफुल यानी, डाउटफुल तो है ही नहीं, तो अपोजिट हो गया, जो जिस पे डाउट हो, भ्रम होगा कि नहीं होगा। ड्यूबियस, डाउटफुल, एम्बिगुअस। स्मार्ट नहीं, सर्टेन आंसर हो जाएगा। श्योर और सर्टेन ये एक दूसरे के सिनोनिम है। सिंपल है ये क्वेश्चन तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, लीनियंट। लीनियंट होता है उदार, जनरस। जो पेरेंट्स, टीचर्स अगर लीनियंट हैं तो आपने अगर कुछ गलत काम भी कर दिया, कुछ अपराध भी कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो भी ना वो सुन करके अनसुना कर देते हैं। दे टर्न देयर ईयर डेफ, सुनकर अनसुना कर देंगे, माफ़ कर देंगे। बड़े दिल के लोग होते हैं, ये गुस्सा नहीं होते हैं, ये चीज़ों पे पानी डालते हैं, माफ़ करते हैं। लीनियंट टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स लीनियंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट लीनियंट हो सकती है। जो सज़ा जितनी देनी चाहिए उससे कम सज़ा अगर देते हैं तो जज लीनियंट हो सकते हैं। लीनियंट का एंटोनिम विलोम शब्द होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी बहुत सख्त, और लीनियंट यानी बहुत नरम, बहुत ही ज़्यादा जो कड़ाई नहीं बरतते, जो उदारवादी होते हैं, जो उनको आप बोलते हैं लीनियंट। तो टॉलरेंट यानी सहन करने वाले, तो लीनियंट भी टॉलरेंट तो होते हैं वैसे। जेंटल यानी अच्छे, बहुत सॉफ्ट से अच्छे से। स्ट्रिक्ट यानी कठोर, ये तो अपोजिट हो गया। माइल्ड यानी नरमाई। तो लीनियंट यानी होता है उदारवादी, जो बहुत चीज़ों को सहन कर लेते हैं, उसे आप कहते हैं लीनियंट, ठीक है ना। और इसका जो आपका आंसर होना चाहिए लीनियंट का ऑपोजिट, भाई लीनियंट यानी होता है उदार, जो सहन कर लेते हैं चीज़ों को, माफ़ कर देता है कि ठीक है यार, जो ऐसा हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों को आप टॉलरेंट कह सकते हैं, जो टॉलरेट कर लेते हैं बच्चों की गलती को, स्टूडेंट गलती को,
टॉलरेट कर लेते हैं, टॉलरेंट या लीनियंट होते हैं। तो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा अपना ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। सिंपैथी, सिंपैथी होता है सहानुभूति। अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिलेटिव अगर दुख महसूस कर रहा है किसी की मौत पर या किसी के बिछड़ने पर, और वो दुख जो वो महसूस कर रहा है अगर वो मुझे भी महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी उसके साथ में सिंपैथी है। जैसा भावना उसकी है वैसी भावना मेरी है। स्पेशली दुख के लिए यूज होता है, दुख के लिए सिंपैथी, मतलब किसी को अगर दुख है तो आपको भी दुख हो रहा है, दैट इज नॉन एज सिंपैथी। सबमिशन यानी अधीनता, दासता। किसी के सबमिसिव होते हो आप, तो किसी के अधीन में काम करते हो, जैसा वो कहता है वैसे करते हो आप, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सबमिसिव। तो वो तो नहीं होगा। एम्पैथी और सिंपैथी, यस, ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। थोड़ा साइकोलॉजी में जाओगे तो अलग अलग बताते हैं कि सिंपैथी जो होता है वो दूसरों के दुख को महसूस करना होता है। एम्पैथी दूसरों के दुख सुख किसी चीज़ को महसूस करने के लिए आता है, बट हाँ दूसरों की फीलिंग को आप महसूस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो एम्पैथी इसका आंसर हो सकता है। कोई और देखते हैं प्रॉपर आउट मिल जाए। रिडक्शन यानी कमी होता है। और टेलीपैथी होता है किसी दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने वन वर्ड में पढ़ाया था वाला वर्ड टेलीपैथी, किसी दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उस दिमाग में चलने वाली बात को आप पढ़ सकें, आप रीड कर सकें, आप समझ सकें, तो आपके अंदर टेलीपैथी का गुण है। टेलीपैथी एक साइंस होती है जिसमें आप दूसरों के दिमाग में चलने वाली बातों को महसूस कर लेते हो, समझ लेते हो, दूसरे के दिमाग को पढ़ लेते हो। तो सिंपैथी मतलब दूसरों की भावना को समझना, और एम्पैथी मतलब दूसरों की भावना को समझना। तो हमारा आंसर बी कर दीजिए हम लोग, बी आंसर रहेगा, ठीक है ना, वो बेटर आंसर होगा। ल्यूमिनस मतलब चमकीला होता है, चमकदार, उज्जवल, चमकीला, ब्राइट, रेडियंट। तो क्वाइट यानी शांत, डार्क यानी अंधेरा, प्रेस्ड यानी दबा हुआ, और ब्राइट यानी चमकीला। तो बिल्कुल सही है। ल्यूमिनस चमकीला, ब्राइट यानी भी क्या होता है चमकीला, ब्राइट स्टार, ल्यूमिनस स्टार, दोनों सेम है। रेडियंट भी होता है, सिनोनिम रेडियंट भी होता है। एंग्री यानी गुस्सा, और मैड यानी पागल, रिलैक्स आराम से, सैड यानी दुखी, और अनोइड यानी चिड़ा हुआ। कोई चिड़ा हुआ है, कोई भड़का हुआ है, कोई गुस्से में है, तो एक ही बात। एंग्री और अनोइड कर सकते हैं आप लोग, एंग्री के साथ अनोइड हो जाएगा। टायरेनी, इसको बोलते हैं टिरैनी। टिरैनी ये होता है निरंकुश, अत्याचार, ठीक ना। टिरैनी निरंकुश, अत्याचार, टिरैनी। ये दो बार आएगा क्वेश्चन। ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ऐसा ऑफिसर जिस पर कोई अंकुश नहीं है, वो निरंकुश बन चुका है, कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, नो कंट्रोल एट ऑल, दैट इज नॉन एज टिरैनी। टिरैनी, इसको ऑटोक्रेट भी कह सकते हैं, टिरैनी। इसको आप डिक्टेटर भी कहते हैं, डिक्टेटर, तानाशाह। इसका मतलब अत्याचार भी होता है, इसका एक मीनिंग इसका अत्याचार भी होता है। तो टिरैनी यानी निरंकुश या अत्याचार, दोनों वर्ड एक जैसे जुड़े हुए हैं। सिली यानी पागल, बेवकूफ। जेनियल, मिसरूल, मिसरूल यानी जिसका कोई रूल को जो मिस कर दे वो मिसरूल हो जाएगा, ठीक है ना। और कैलस, कैलस होता है निर्दयी। हाउ कैलस यू आर, आप कितने निर्दयी हैं। कैलस, निर्दयी। अत्याचार, निर्दयी, जिस पर कोई दया ना हो। अत्याचारी ऐसे ही होते हैं जो अत्याचार करते हैं, वो दया नहीं आती है। तो इसका वर्ड ही हो जाएगा आपके पास कैलस। टिरैनी का हो जाएगा कैलस, ठीक है ना, कैलस कर देंगे। 44 ह्यूमेन, इट्स नॉट ह्यूमन, इट्स ह्यूमेन। तो ह्यूमेन क्या होता है, जिसमें मानवीय भावनाएं हो, जिसमें मानवीय दया हो। ह्यूमेन, दया, मानवीय दया जो ह्यूमन में होती है, दया भाव के लिए। काइंड यानी दया, वीक कमज़ोर, स्मॉल यानी छोटा, डिस्क्लोज यानी बंद करना, खुली चीज़ को बंद को खोलना, डिस्क्लोज रहस्य का उद्घाटन करना। तो ह्यूमेन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइंड।
दया, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन जरूरत नहीं है। ह्यूमन में जो भावनाएं होती हैं, खासकर दया भावना, उसके लिए ह्यूमन वर्ड यूज़ करते हैं, और काइंड भी शब्द वही काम करता है। तो 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर देखो आप 45, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ क्या होता है? ट्रायम्फ यानी विजय, जीतना, विक्ट्री, ट्रायम्फ, गेन, एक्साइटमेंट, प्रिवेंट, रोकना, विक्ट्री, जीत। तो ट्रायम्फ यानी जीत होता है, बड़ी जीत, और विक्ट्री यानी जीत होता है। बाकी ये गेन यानी फायदा, एक्साइटमेंट उत्तेजना, प्रिवेंट रोकना, तो ये कुछ नहीं बैठेगा, विक्ट्री हो जाएगा इसका आंसर, ट्रायम्फ का विक्ट्री। 46 देखिए, अलेविएट। अलेविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना। अलेविएट यानी कोई चीज़, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। ये टीचर ग्रेड 3 में आया था, एलिवेट, कम करना। अब यहाँ पर जो अपने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एलिवेट यानी कम करना, खासकर दुख को, पीड़ा को, सफरिंग को, किसी पीड़ा को कम करना अच्छी बातें करके या वैसे। एलिविएट करना, शांत करना उसको। रिफ्यूज़, मना करना। एस्टोनिश, आश्चर्य। मिटिगेट यानी भी कम करना होता है, शांत करना, गुस्से को, पीड़ा को शांत करना। मिटिगेट, कम करना, इसके दुख को, पीड़ा को कम करना, शांत करना। रिज़ाइन यानी रिज़ाइन दे देना या दूर भागना। तो आंसर हो जाएगा मिटिगेट, मिटिगेट। एलिविएट का आंसर हो जाएगा मिटिगेट। फिर देखिए नेक्स्ट 47, एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है डांटना, फटकारना, चाइड करना, रिव्यू करना। एडमोनिश, ठीक है ना, एडमोनिश, डांटना, फटकारना। तो रिब्यूक हो जाएगा, चाइड हो जाएगा, चाइड, स्कोल्ड हो जाएगा, एडमोनिश हो जाएगा। ये सब डांटने फटकारने के लिए यूज़ होते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा। इंसाइट, किसी को उकसाना होता है, उकसाने के लिए इंसाइट यूज़ होता है। सूट करना मतलब किसी चीज़ को सूट करना, उसके उपयुक्त होना। एनकरेज यानी उत्साहित करना, उत्साहित करने के लिए होता है। तो एडमोनिश उत्साहित करना या उकसाना या ऐसे सूट करना नहीं है। एडमोनिश का मतलब होता है रिब्यूक, डांटना, फटकारना, है ना वो। तो रिब्यूक आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 48, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी होता है उपयोगी। बेनिफिट जिससे बनता है बेनिफिट, बेनिफिशियल, उपयोगी, फायदेमंद, उपयोगी या फायदेमंद, बेनिफिशियल। तो कमली नहीं, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट, फायदेमंद, यस। पलाइट, विनम्र। बेनफुल यानी अभिशप्त, शापित या शापित, अभिशिप्त। शापित जो होता है बेनफुल, जिस पर कोई बेन, कोई अभिशाप लगा हुआ है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबल। बेनिफिशियल यानी उपयोगी, फायदेमंद, और प्रॉफिटेबल यानी भी क्या होता है? फायदेमंद होता है। 49 देखिए, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यानी होता है विनाश, विनाश, बर्बादी, बर्बादी, कैटास्ट्रॉफी, बर्बादी, विनाश। तो चाइड यानी डांटना, चीट यानी बेईमानी, कॉक्स यानी राजी करना, मनाना, कॉक्स, मनाना, राजी करना, पटाना किसी को। और कैटास्ट्रॉफी का एक वर्ड होगा, सेम सुना, कलैमिटी, कलैमिटी। कैटास्ट्रॉफी, कलैमिटी। कलैमिटी भी होता है विनाश, बर्बादी। कलैमिटी, विनाश, बर्बादी। इसका उच्चारण सुनना आप, कलैमिटी, कलैमिटी। और सेम उच्चारण है इसका भी, कैटास्ट्रॉफी। दोनों के वॉवल साउंड सेम से है, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, कलैमिटी, कलैमिटी, विनाश, बर्बादी। और कलैमिटी का मतलब भी विनाश, बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना।